दोस्तों नमस्कार। यूपी के चुनावी सफ़र पर हम निकले हैं, अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, कई विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर विधानसभा की समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में क्या कुछ 5 सालों में बदला है, उन तमाम बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त हम जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के भीतर हैं और हमारे साथ जो है एक प्रत्याशी भी मौजूद हैं और आप उन्हें प्रत्याशी के साथ साथ राजनीति के विश्लेषणकार भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा राजनीति का जो जानकारी है। यूपी में इन दिनों विधानसभा का चुनाव चल रहा है, गली गली में आपको बैनर, पोस्टर, झंडे और हॉर्न वगैरह बजते बजते आपको नज़र आ जाएंगे। अभी देखिए कि जिस सड़क पर हम गुजर रहे हैं, सड़क की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है। बिहार में बहुत कम ऐसे सड़क आपको देखने के लिए मिलेंगे जिन सड़क पर जो है गाड़ी आपको झूला झूलते हुए नज़र आएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसे सड़क है जहां पर आज भी गाड़ी जो है वो झूला झूलती है। तो देखिए नवीन भाई हमारे साथ हैं। हम लोग कहां तक अभी चलेंगे? हम अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। अभी आप पीछे एक छबीलेपुर बाजार मिला, वो बॉर्डर है सदर और मल्हनी विधानसभा का। वहाँ हमने प्रचार किया। अब हमारा अगला जो है टारगेट है पकड़ी ब्लॉक की तरफ जाने का। अच्छा, जो इसी विधानसभा क्षेत्र का पड़ता है, तो वहाँ हम लोगों से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र में थोड़ा बहुत तो हम भी घूम लिए हैं, लेकिन सड़क की स्थिति जो है यहाँ पर काफ़ी गड़बड़ दिखाई दे रही है। और उसके 2 कारण रहे हैं। एक तो सत्ता पक्ष का विधायक न होने के कारण की वजह से सड़कें ठीक नहीं हैं। दूसरा, एक बाहुबली वहाँ पे धनंजय सिंह हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, और एक पूर्व मंत्री के बेटे हैं, अब मंत्री जी नहीं हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, वो मौजूदा विधायक भी हैं। तो कभी भी लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में रहती है। मतलब तीसरी तक जो है बात पहुंच नहीं पा रही है। तीसरा लड़ाई में नहीं आ पाता। इस वजह से भी इस विधानसभा क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि ये दोनों जानते हैं कि हम ही दोनों में से कोई जीतेगा, तो काम करने की क्या ज़रूरत है। इस बार सत्ता का परिवर्तन लोगों का मांग उठ रहा है क्या कि सत्ता परिवर्तन होगा ही होगा। सभी लोग का कहना है कि इस बार सत्ता परिवर्तन करना है। तो सत्ता परिवर्तन करने के पीछे आखिर मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह जनता काफ़ी परेशान है जी। लोग बेरोजगारी से, महंगाई से लोग इतना त्रस्त हो गए हैं। पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, इसके बाद खाने का तेल जो है, सरसों के तेल का, रिफाइन का, इन सब की खाद्य पदार्थों का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिस पे सरकार की कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार कुछ भी उस पर नहीं कर रही। इस वजह से लोग बदलाव करना चाहते हैं और उन्हें सबक सिखाना चाहते हैं कि अगर आप बेलगाम होंगे तो हम आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। अभी चूँकि आप ये बात कह रहे हैं कि बदलाव तो योगी आदित्यनाथ की ही होगी जी। लेकिन सत्ता तो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने ही उत्तर प्रदेश का नहीं चलाया है ना जी। सत्ता तो अखिलेश यादव ने भी चलाया, उससे पहले भी सत्ता चल रही थी। तो आखिर इतने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश का विकास क्यों नहीं हो पाया है? उसका मुख्य कारण ये रहा कि ये किसी समुद्री किनारे पे नहीं पड़ता है और ये एकदम बीच में पड़ता है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। आप उत्तराखंड देखेंगे, उत्तराखंड है एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ मध्य प्रदेश है, एक तरफ बिहार है। इसकी वजह से यहाँ कोई आवागमन का उस तरह का उतना संसाधन नहीं रहा और पिछली जो भी सरकारें रहीं वो कभी भी इस डेवलपमेंट पे काम नहीं किया। जिस तरह महानगर डेवलप करना, रोजगार के साधन डेवलप करना या कंपनियां लगाना, ये सब काम उन लोगों ने नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ जो है डेवलपमेंट नहीं होगा। जो डेवलपमेंट मुंबई में दिखता है, जो डेवलपमेंट चेन्नई में दिखता है, दिल्ली में दिखता है, वो डेवलपमेंट यहाँ भी दिख सकता था उत्तर प्रदेश में, लेकिन उस सोच के लोग नहीं मिले। आपको क्या लगता है कि अभी डेवलपमेंट की राह में बिहार अच्छी स्थिति में है या फिर उत्तर प्रदेश? निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि बिहार से तो अच्छी स्थिति में है उत्तर प्रदेश। ये इसलिए तो नहीं कह रहे हैं क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार भी हमारा राज्य है और उत्तर प्रदेश और बिहार में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर ये कहा जाए कि कोई 2 जुड़वा भाई हैं तो उत्तर प्रदेश बिहार जुड़वा भाई हैं। आपने जो बातें कही कि यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मतलब डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, कोई समुद्री इलाका नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक भौगोलिक दृष्टिकोण से आप दर्शा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है। देखिए, किसी भी चीज़ का विकास ना होना या डेवलपमेंट ना होना कई कारण होते हैं, उनमें से एक कारण ये भी है जो मायावती के राज में उत्तर प्रदेश का कितना विकास हो पाया था? मायावती के राज में कोई विकास नहीं हो पाया था। वो भी इसी तरह काम कर रही थी। वो सिर्फ शासन पे अच्छा उनका कंट्रोल था। उसकी वजह ये था कि एससी वर्ग के आईएएस पीसीएस ज़्यादा थे,
जिसकी वजह से वो उनके जरिए शासन प्रशासन को कंट्रोल कर लेती थी, क्योंकि वो खुद एक एससी वर्ग से आती थी। तो जाति फैक्टर की वजह से बहन जी को इसका सपोर्ट मिलता था और बहन जी शासन प्रशासन पे अच्छा कंट्रोल कर लेती थी। अब क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्या मायावती कभी भी वापस आ पाएंगी? बहन जी की राजनीतिक करियर तो खत्म तो नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से अब वो राजनीति से धीरे धीरे कम होने लगेंगी या कहीं पर गायब होने लगेंगी। उड़ते उड़ते हवा इस बार भी बहुत सारी आई कि इस बार बीएसपी का टिकट जो है वो लाखों करोड़ों में बिका है। ये देखिए, ये तमाम लोग कहते तो हैं। अब भाई मैं कभी बीएसपी से ज्वाइन तो नहीं रहा हूँ, मैं इन चीज़ों को देखा नहीं, लेकिन सुना हूँ इस तरह की चीज़ें होती हैं। और अब लगता है ऐसा भी है कि हम कहीं ना कहीं ये बातें सच भी होगी। तो एक ऐसी पार्टी जिसकी नैया डूब रही है और उसका टिकट जो है इतने महंगे रेट में बिके, उसका कारण यह है कि बहन जी के साथ वोट बैंक है। उनके पास 18 हाँ जी 18 से 22% वोट है। अगर कोई कैंडिडेट दूसरे समुदाय का आ जाए टिकट लेके, तो अगर वो ठीक ढंग से प्रचार प्रसार कर दे और सही ढंग से वो मैनेज कर ले तो चुनाव जीत सकता है। तो ये भी कारण रहा होगा कि बहन जी का टिकट बिकता है। योगी आदित्यनाथ से पहले जब अखिलेश यादव यूपी की सत्ता पर विराजमान थे, उस वक्त उनके पीछे एक बैक सपोर्ट था मुलायम सिंह यादव का, और इस बार के चुनाव में मुलायम सिंह यादव कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो क्या लगता है कि अकेले अखिलेश यादव यूपी की सत्ता को चला पाएंगे? निश्चित तौर पे चला पाएंगे अखिलेश जी, बशर्ते उनको सबको साथ लेकर चलना होगा। ऐसा नहीं करना होगा कि वो परिवार के लोग ही हावी रहें। अगर यह परिस्थिति हुई तो जो हाल आज बहन जी का है वही आने वाले समय अखिलेश जी का होगा। और जहाँ तक आपने बात की पिछली सरकार में माननीय मुलायम सिंह जी का उनको बैक सपोर्ट था, तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई ज़्यादा इनको लाभ मिला। अब जो वो काम करेंगे वो ज़्यादा फुल फ्लेश से काम कर सकेंगे, क्योंकि वो पिछले कार्यकाल का उनके पास अनुभव रहेगा। इस वजह से इस बार वो उम्मीद ये है कि वो अच्छा काम करेंगे अगर उनको सत्ता मिलती है तो। आने वाले चुनाव में जो बदलाव होने जा रहा है, इसमें आपके विधानसभा में आपकी क्या भूमिका रहेगी? हमारी भूमिका निश्चित तौर से निर्णायक रहेगी, और कोई भी चुनाव जीते मैं उसे ऐसा कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा जो जनता के अहित के लिए हो। मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो मैं तो खुद तो अच्छा काम करूंगा, जनता के हित के लिए काम करूंगा, उनके हित की आवाज़ उठाऊंगा। और अगर नहीं जीतता हूं तो मैं जनता के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा और संविधान की रक्षा के लिए लड़ूंगा। और जितना आज खतरा संविधान का बीजेपी से है, उतना ही खतरा हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें कहीं न कहीं अखिलेश से भी सामना करना पड़ेगा। तो हमारी संविधान बचाने के संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई। ये आपको इस तरह का विचार आखिर क्यों आ रहा है? क्या कि जितना आपने बहुत बड़ी बात कही कि जितना खतरा बीजेपी से महसूस हो रहा है, उतना ही खतरा जो है अखिलेश यादव से, ये आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि अखिलेश यादव जी जब चुनाव आता है तब ये एक्टिव होते हैं। चुनाव से पहले भी मुद्दे होते हैं। विपक्ष की भूमिका इनकी थी, तो इनको चाहिए था कि संविधान में जब संविधान का हनन हो रहा था तो इनको आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इनकी मौन, पिछले 5 साल का मौन, मुझे इस बात का अंदेशा है कि संविधान की रक्षा ये भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये ओबीसी समाज से हैं, लोगों को उम्मीदें इनसे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा, उस हिसाब से हमारा स्टैंड रहेगा। तो हम पहले से तैयारी में हैं कि हमें इनके खिलाफ जो है संविधान बचाने के लिए लड़ना होगा। देखिए, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि विपक्ष की भूमिका केवल और केवल चुनाव लड़ना ही नहीं होता है, विपक्ष की भूमिका सरकार से, सत्ता से सवाल पूछना भी होता है। जो आपने कई बार सुना होगा कि ऐसे कई लोग कहते हैं कि विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ती है, विपक्ष की जिम्मेदारी जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी से कहीं ना कहीं अधिक हो जाती है। और इन्होंने जो आरोप लगाया अखिलेश यादव पर कि विपक्ष की भूमिका उन्होंने कभी निभाई नहीं है। ये हैं हमारे साथ नवीन कुमार, जो वीपीआई पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए अपने विधानसभा में उतरे हुए हैं। एक विकल्प के तौर पर एक चेहरा सामने अपने जो क्षेत्र के लोग हैं उनको विकल्प के तौर पर एक चेहरा दिया है। अब बहरहाल इन्हें इनकी जनता स्वीकारती है या नाकारती है, वह 10 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन यूपी के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर, यूपी के अलग अलग लोगों से मिलकर, अलग अलग विधानसभा में जाकर उनके मुद्दों को, उनकी बातों को लगातार हम आप तक रखने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।